एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज की इस वीडियो में हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है कि जिन भी स्टूडेंट्स का यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, चाहे वो नेट के लिए एम कर रहे हैं और चाहे वो स्टूडेंट्स जो हैं जेआरएफ के लिए जिन्होंने एम किया था और उनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, उनको अब क्या जरूरत है आगे क्या करने की। व्हाट नेक्स्ट यू शुड डू दैट यू विल बी एबल टू क्वालिफाई योर एग्जाम इन दिसंबर अटेम्प्ट। अगर आपने अपनी मेहनत पे, अगर आप लोगों को भरोसा है आपको, तो आपका एग्जाम जो है वो जरूर क्वालिफाई होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट नहीं हुआ, कुछ कारण से कुछ कमियां होंगी आपके अंदर, तभी जो है एग्जाम जो है क्वालिफाई नहीं हुआ। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, यू हैव टू एक्सेप्ट एंड यू हैव टू रिफ्लेक्ट। अगर एग्जाम आपका क्वालिफाई नहीं हुआ तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप कैपेबल नहीं थे उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। आप कैपेबल थे, तभी आपने क्या किया है, तभी आपने फॉर्म फिल किया है, बिकॉज यू आर कैपेबल टू डूइंग दैट एग्जाम और टू क्लियर दैट एग्जाम। एंड इट जस्ट मीन्स दैट आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी टाइमिंग, आपकी प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ कमियां रह गई हैं, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स जो हैं वो आपको अब इन सब चीजों में जो है वो करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जाम फर्स्ट या इवन सेकेंड अटेम्प्ट में भी क्लियर नहीं कर पाते, बट स्टिल एट द लास्ट दे विल सक्सीड। वो सक्सीड होते हैं क्योंकि वो हमेशा ये चूज करते हैं कि हमें जो है बेटर से बेटर जो है वो आगे क्या करना है, ट्राई करना है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है कि आपको एक्सेप्ट करना है कि कोई बात नहीं, अगर हमारा इस टाइम एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो हमें नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए अपनी तैयारी को कैसे करना है, कैसे हम अपनी स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम जो है जिनका ये था कि भाई टाइम कम रह गया, हम टाइम प्रॉपरली टाइम पे एग्जाम क्वालिफाई क्लियर नहीं कर पाए, या फिर हमसे पूरा नहीं हुआ, या फिर हमने 2-3 बार अटेम्प्ट दे दिए, हमसे नहीं हो रहा। तो 2-3 बार आपने अटेम्प्ट दिया और आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, तो इसके पीछे कोई रीजन होगा ना। आपने 2-3 बार कोशिश की ना, तो अब आपको क्या जरूरत है, आपको इन स्ट्रेटेजीज को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले यू हैव टू फर्स्ट एक्सेप्ट and you have to reflect that where you did mistake. अब आपको एक पोज लेना है, लेकिन गिव अप नहीं करना, ठीक है। अपने आप को अगर आप 1-2 दिन देना चाहते हो, रेस्ट करना चाहते हो, इमोशनल होना चाहते हो, तो अपनी इमोशन को आप जो है स्ट्रेंथ बनाओ। अपने इमोशंस को स्ट्रेंथ बनाना है और ये समझना है कि एक एग्जाम ही तो है, इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब आगे सोचो ना कि आगे क्या करना है। अब देखो, जिसका सिर्फ पीएचडी ओनली में होता है वो परेशान है, जिसका सिर्फ नेट होता है वो आगे जेआरएफ के लिए परेशान होता है, और जिसका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है वो इसलिए परेशान हो जाता है कि अब मुझे कहाँ एडमिशन लेना है, कहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, कहाँ मैं अप्लाई कर सकता हूँ, कहाँ पे मुझे किस इंस्टीट्यूट से, किस यूनिवर्सिटी से मुझे पीएचडी करनी है, मेरे रिसर्च पेपर क्या होंगे। तो इंसान हर जगह ही परेशान है, हर जगह ही उसे आगे कुछ ना कुछ करना है। So tell yourself that you will come back stronger. This is not the end. This is just an exam. जिंदगी थोड़ी ना खत्म हो गई, एक नॉर्मल एग्जाम ही तो था ना। ठीक है, जिनका क्वालिफाई हो जाता है उनको एक बार लगता है कि हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट की या फिर बहुत अच्छी बात है। इतनी मेहनत करके अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो, दैट इज वेरी गुड। आप एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो क्योंकि उसके पीछे आपका एक एम होगा, लेकिन फिर आगे क्या, आगे भी तो आपको मेहनत करनी है ना। ऐसे तो है नहीं कि आपने बस एक एग्जाम क्वालिफाई किया और जिंदगी सेट हो चुकी है। जिंदगी तो अभी सेट नहीं हुई है, जिंदगी में तो और मेहनत करने की जरूरत है। तो दैट इज द पॉइंट कि एक पोज लो, लेकिन गिव अप मत करो। आपको आगे अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है, अपनी वीकनेस पे काम करना है कि मेरे लिए क्या मैं क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस में अच्छा परफॉर्म कर पाता हूँ, नहीं कर पाता हूँ, मुझे कहाँ पे ध्यान देना है, मेरा माइक्रो वीक है, मेरा मैक्रो वीक है। आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ पे ध्यान देना है, ठीक है। अपना एक एग्जाम एनालिसिस करो, हर एक क्वेश्चन 1 to 100, हर एक क्वेश्चन को आपको एनालाइज करना है और ये देखना है कि किस यूनिट से आपने सबसे ज्यादा मिस्टेक की है, कौन सी यूनिट के ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपने कर लिए, उसमें आपको डाउट नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी यूनिट आपकी वीक है, माइक्रो है, मैक्रो है, स्टैट है, मैथमेटिक्स है, कौन सी यूनिट पे आपको काम करने की ज्यादा जरूरत है। क्या मेरे लिए पेपर 1 है, क्या मैं पेपर 2 अच्छे से कर पा रहा हूँ और पेपर 1 ही मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आपको उस चीज पे ध्यान देखना है। क्या मेरी कंसेप्चुअल मिस्टेक्स थी, फैक्चुअल मिस्टेक्स थी, या फिर मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ, या फिर मुझे पता है कि ये क्वेश्चन है, ये थ्योरी से रिलेटेड है, फिर भी मैंने ऑप्शंस जो है वो गलत कर दिए हैं, फिर भी मैंने गलत ऑप्शन पे जो है वो टिक किया है। तो इन सब चीजों पे आपको ध्यान देखना है। क्या टाइम मैनेजमेंट मेरे सामने एक इशू रहा, ये पॉइंट मैंने जरूर रखा है क्योंकि बहुत सारे लर्नर्स का ये कहना था कि मैम हम टाइमली एग्जाम ही नहीं कर पाए, हमारे 10 से 15 क्वेश्चन तो ऐसे ही रह गए। तो आपकी क्या टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर है, अपने प्रीवियस आंसर्स, अपने पीवाईक्यूज
कहाँ आप गलत हो, उस चीज को आपको एनालाइज करने की जरूरत है। एक पोस्ट एग्जाम एनालिसिस आप करो, एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करो और फाइंड आउट करो कि कहाँ आपने किस यूनिट में जो है वो मिस्टेक करी है। अपनी गलतियों को अगर आप पहचानोगे तभी तो आप उस पर काम कर सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप अभी भी ये सोच के छोड़ दो कि चलो जो एग्जाम हो गया नेक्स्ट की तैयारी करते हैं, आपने यही नहीं देखा कि आपने गलती क्या करी है, आपको यही नहीं पता कि आपकी कौन सी यूनिट वीक है, क्या आपकी सारी की सारी यूनिट वीक्स हैं, क्या आपका पेपर 1 भी वीक है, तो फिर मेहनत करने की जरूरत है ना। तो उसी हिसाब से तो आप अपनी आगे की स्ट्रेटेजी बनाओगे, वही चीज इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड चीज आपको क्या करनी है, पोस्ट एग्जाम एनालिसिस करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन को रीस्टार्ट करना है, एक स्मार्टर प्लान के साथ करना है। ठीक है, 5 स्टेप मैं आपको दे रही हूँ, आपको क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहले अपने सिलेबस को ब्रेक डाउन करना है, सारी लिस्ट बनानी है, सारी 10 यूनिट्स की, एक एक यूनिट में क्या क्या टॉपिक जो है वो पूछे जाते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आपको यही नहीं पता कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या टॉपिक्स आते हैं तो आप पढ़ोगे क्या, कैसे पढ़ोगे उस चीज को। आपको यही नहीं पता कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कहाँ कहाँ से टॉपिक आ रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी में कहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है। एटलीस्ट हाँ, मुझे पता है कि 5 से 10 क्वेश्चन शायद ऐसे होंगे जो रैंडम होंगे, जो कहीं से भी आते हैं, नहीं पता चलता कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया। लेकिन मोस्टली आपका पेपर जो है वो आपको पता होता है कि ये क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन किस थ्योरी से आया है, किस थ्योरी की बात की है, कितना डीप उस थ्योरी में गए हैं, हमारा पेपर कितना डीप बन रहा है, कितना फैक्चुअल बन रहा है, ये तो पता होता है ना। अपना एक वीकली स्टडी प्लान बनाओ, कम से कम 5 से 6 घंटे डेली आपको देने हैं फोकस्ड स्टडी के। ठीक है, डेली देने हैं। उसके बाद आपको अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी करनी है, जो भी आपके स्पेशली स्टेटिस्टिक्स, मैथमेटिकल, इकोनोमेट्रिक्स और माइक्रो, यहीं पे ही सबको मैक्सिमम जो है वो दिक्कत होती है। तो इसी को हो आपको क्या करना है, क्लियर करना है, इन्हीं पर्टिकुलर यूनिट्स को जो है वो क्लियर करना है। हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि पब्लिक इकोनॉमिक्स में नहीं होगी या एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में नहीं होगी, नहीं हो सकती है, सबके अपनी अपनी इश्यूज होते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपको कहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है। जब आप 1 से लेके 100 तक, लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट से लेके 100 तक सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। अपने पीवाईक्यूज के थ्रू आप रिवाइज करो, क्वेश्चंस ले लो, 10 से 15 20 क्वेश्चंस लो और देखो कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इस थ्योरी से पूछा गया है। मान लो कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सोलो के मॉडल से पूछा गया है, तो क्या आपको सोलो का मॉडल बुरा आता है? क्या आपको सोलो के मॉडल में कोई भी कुछ भी पूछ लेगा, आपको समझ में आ जाएगा? तो उस थ्योरी को आप पर्टिकुलर बुक से जाके पढ़ो। ठीक है, मैं ये चीज मैं आपको हमेशा से बोलती हूँ कि आप प्रॉपर बुक से जाके उस थ्योरी को A to Z पढ़ो, खुद से पढ़ो। ठीक है, हालांकि देखो मैं भी पढ़ा रही हूँ और मैं प्रॉपर बुक से ही पढ़ा रही हूँ कि प्रॉपर बुक में जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें जो है वो आपकी कवर होनी चाहिए। और मैं इस तरीके से पढ़ा रही हूँ कि मैं बाद में हर एक थ्योरी का क्रिटिकल एनालिसिस भी करती हूँ कि इस थ्योरी में क्या कमी रह गई और अगले इकोनॉमिस्ट ने उस थ्योरी में क्या इंप्रूवमेंट करा है। ये जो आपके बेसिक्स है ना, ये आपके क्लियर होने चाहिए और ये बेसिक्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट सोर्सेज की मुझे एक वीडियो बनानी है, मुझे पता है 2-3 बार मैसेज आ चुका है कि हम क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज का यूज करके एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स है, जो सबको पता है, एच एल आहूजा है, कुटसैनियस है, ये तो बेसिक बुक्स है ना, ये तो आपकी होनी ही चाहिए आपके पास। इन बुक से तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है थ्योरी। तो आप देखो कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है रिपीट हो रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस का पैटर्न है, जैसे क्रोनोलॉजिकल का पैटर्न है। अब मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी टैग किया है कि एक पर्सन थे, 2 बार उनका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ। और किस वजह से नहीं हुआ? क्योंकि उनको क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है। अब आप ये देखो कि मैंने क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस की पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बनाई और उस प्लेलिस्ट के साथ मैंने आपको निमोनिक्स के साथ जो है वो पढ़ाया ताकि आपको याद हो जाए। तो वहां से कम 5 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रोनोलॉजिकल फैक्चुअल बेस। आपके इतने क्वेश्चंस तो आते हैं ना, तो आपको ये देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट भी हो रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पैटर्न भी फॉलो करें, तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना है, रटना नहीं है बिल्कुल भी। मॉक टेस्ट आपको पर्टिकुलरली अटेम्प्ट करनी है। अब यहाँ से एक बहुत बड़ा डाउट आता है कि मैम कौन से मॉक टेस्ट जो है वो हम दे, हमें तो किसी प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट ही समझ नहीं आ रहे। तो देखो ये चीज तो मैं भी ये चीज मानती हूँ कि मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं अगर आप कहोगे कि मैम ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म देखो कि क्या इसके मॉक टेस्ट अच्छे हैं, तो आप मुझे रिकमेंड कर सकते हो कि मैम आप ये देख के बता दो हमें, वो मैं बता सकती हूँ। बट मुझे पर्टिकुलरली किसी भी प्लेटफॉर्म के, मैं किसी चीज को भी कोई इसमें बुरा नहीं माने, बट मुझे समझ नहीं आया अभी तक कि कौन सा क्वालिटी एक प्लेटफॉर्म है जो आपको यूजीसी नेट के हिसाब से क्वेश्चंस जो है वो प्रोवाइड करके दे रहा है। तो ये चीज या तो आप मुझे बता सकते हो, वरना मैं कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस मैं खुद प्रिपेयर करके आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। ओके, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करो हर बार। अभी तक आप क्या कर सकते हो, आप पीवाईक्यूज कर सकते हो। और पीवाईक्यूज आप ये सोच के मत करा करो कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो यही टिक होगा, नहीं।
क्वेश्चन को पढ़ो, हर एक ऑप्शन को पढ़ो और इस तरीके से पढ़ो कि पहली बार पढ़ रहे हो, अब आपको उसकी थ्योरी भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बार आपको स्टडी हार्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, स्टडी स्मार्टर इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कि आप कितनी स्मार्टली अपनी स्टडी को कवर करते हो, अपने सिलेबस को कवर करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। आज 22 जुलाई है, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है कि आप आराम से दिसंबर अटेम्प्ट के लिए जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हो। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लासेस जो है वो मैंने स्टार्ट कर दी है यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री। मैं कोई पेड कोर्स यहाँ पे बेचने नहीं आई हूँ कि ठीक है आप ये पेड कोर्स ले लो इसलिए मैं तो आपको ये वीडियो दे रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, नहीं। और ना मैं ये चीज कर रही हूँ कि मैं स्क्रीनशॉट लगा के बताऊँ कि देखो मेरी इस वीडियो से यहाँ से क्वेश्चन आया, ये आया, वो आया। दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जिसने पढ़ाई की है, जिसने क्वालिफाई किया, उसको पता है कि हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, चाहे वो PYQs की मैंने सीरीज स्टार्ट की हो, चाहे कंसेप्चुअल सीरीज स्टार्ट की हो, और चाहे मैराथन किया हो, हर जगह से क्वेश्चन जो है वो आया है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ देखो, कोई चार्ज तो है नहीं ना, आपको सिर्फ वीडियो ही तो देखनी है, आप ये भी नहीं कर पा रहे हो, आप खुद से पढ़ो। मैं तो हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि आप हमेशा जो है हर एक थ्योरी को खुद से पढ़ो, अपनी बुक से पढ़ो, उसके बाद आप उसकी एक बार जो है 2x में या 1.5x में लेके उसको सुन लो अच्छे से। ठीक है, क्योंकि एक तो कोई हमें समझाए वो चीज हमें ज्यादा समझ में आती है, मुझे भी आती है, हर किसी के साथ ही है। उसके बाद आप जो है PYQs करो, उसके बाद आप देखो कि आपने जब PYQs करे तो क्या आपको उस थ्योरी, जो आपने थ्योरी पढ़ ली, उसके क्वेश्चंस आपने सही किए, नहीं किए। अगर नहीं किए तो कहाँ कमी रह गई, ऐसा कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज को एनालाइज करना इंपॉर्टेंट होता है। कहाँ से शुरू करें मैम, कैसे करें, क्या करें? तो देखो शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको अपना पेपर एनालाइज करना पड़ेगा, 1 to 100 हर एक क्वेश्चन को प्रॉपरली एनालाइज करना पड़ेगा। आपने क्या आंसर टिक किया, क्या आपने जल्दबाजी में गलत कर दिया, क्या आप पैनिक कर गए, आपको पता है ना, क्योंकि आपने एक्चुअल एग्जाम दिया है, यू नो कि आपने क्या ब्लंडर कर दिया वहां पे। कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको आते होंगे, फिर भी आपने गलत टिक करे होंगे, ऐसा हुआ होगा 100%। और हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि मुझे ये पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर है, फिर भी मैं गलत टिक करके आ गई। तो हो सकता है ना, ये सबके साथ होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब आपको इस चीज पे काम करना है, मतलब आप पैनिक कर जाते हो, तो आप हर दिन अपने लिए एक एग्जाम का माहौल क्रिएट करके अगर पढ़ोगे ना, और हर एक क्वेश्चन को अगर आप ऐसे पढ़ोगे कि यही क्वेश्चन जो है पेपर में आने वाला है, तो एग्जाम आपका क्वालिफाई होगा ही होगा। जिसने भी प्रॉपर स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया है, जिसने भी हर एक वीडियो देखी है, जिसने भी प्रॉपर नोट्स बनाया, उसका एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। और नो डाउट आपका एग्जाम भी क्वालिफाई होगा अगर आप अच्छे से चीजों को फॉलो करते हो कि मैम ये स्ट्रेटेजी बना दो, वो स्ट्रेटेजी बना दो, मैं सारी स्ट्रेटेजीज बना दूंगी, बट उस स्ट्रेटेजी को फॉलो कौन करेगा? उस स्ट्रेटेजी को फॉलो कौन करेगा? आप लोग फॉलो करोगे, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आप अब तक जहां से भी पढ़ते हुए आ रहे हो, अपने रिसोर्सेज को अपडेट करना है। क्या आपने 10 साल के, पिछले 10 साल के पेपर सॉल्व किए थे? आप ईमानदारी से बताना। कमेंट बॉक्स में मेरे पास इस चीज का रिप्लाई आना चाहिए, जो हर एक पर्सन वीडियो देख रहा है जिसका क्वालिफाई नहीं हुआ है। क्या आपने पूरी ईमानदारी से 10 साल के पेपर सॉल्व किए थे? क्या आपको पता चल रहा है कि यूजीसी नेट कैसे क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम कर रहा है? क्या आपको जरूरत है अपने सोर्सेज को चेंज करने की? क्या रिक्वायरमेंट है कि हमें सोर्सेज जो है वो चेंज करने हैं? क्या ये सारी चीजें, आपके पास नोट्स पूरी हैं, क्या आपके पास बुक्स पूरी हैं, क्या आपके पास एक रिलायबल अपडेटेड डाटा है आपके पास? ये सारी चीजें हैं आपके पास? नहीं है ना, तो अपना रिसोर्स अपडेट करो। आपके नोट्स प्रॉपर हैं या नहीं है? आप पढ़ ही रहे हो आज तक सिर्फ इसी तरह वन लाइनर हर एक थ्योरी को पढ़ते हुए आ रहे हो कि क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस हार्वेल विंस्टन ने दी थी और ये हमें पता है और यही इंपॉर्टेंट है? नहीं, क्या आपको पूरी थ्योरी पता है? क्या उसका डायग्राम पता है? क्या उसने इंप्रूवमेंट करी? क्या पॉपुलेशन के बारे में बोला? ये तो वीडियो मैंने अभी अभी कवर करवाई है। क्या ये चीजें पता है आपको कि हार्वेल विंस्टन ने बोला था कि इतनी आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ होनी चाहिए बायोलॉजिकल टर्म्स में? तो क्या ये सारी चीजें आपको पता है? नहीं पता ना, तो इसका मतलब आपके रिसोर्सेज ही पूरे नहीं है, आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज ही नहीं है कि आपको कहाँ से पढ़ना है। तो आप जहां से भी पढ़ रहे हो, पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अपने रिसोर्सेज को अपडेट करो, प्रॉपरली देखो कि क्या आपके पास जो चीजें हैं वो सफिशिएंट है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। आपने रिसोर्सेज अपने पढ़े हैं और आपको पता है कि 1 से 100 क्वेश्चन क्या इनमें से आ रहा है। आपको आता है नहीं आता, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि मेरे पास तो ये था और फिर भी आपने नहीं किया, तो ये तो आपकी गलती है। लेकिन आपके पास उस रिसोर्सेज में वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है जिस हिसाब से क्वेश्चन आ रहा है, तो क्या आपका रिसोर्स सही है? बिल्कुल, क्या आपने सही रिसोर्स चूज किया है? ये चीज आप जो है वो चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास बैकअप क्या है। दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हो, उसके साथ साथ आप PhD एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करो। इतने हिसाब से आप तैयारी करो कि आप PhD का एग्जाम दो तो वो भी क्वालिफाई कर पाओ। क्या आप कहीं रिसर्च असिस्टेंट जॉब के लिए कहीं अप्लाई कर सकते हो? अपनी ही फील्ड से इंपॉर्टेंट। UPSC इकोनॉमिक्स ऑप्शनल होता है, तो आप क्या वहां पे टीचिंग फील्ड में हो? क्या आप पब्लिश स्टार्ट कर सकते हो अपना पेपर? अपना एकेडमिक प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करने की आपको जो है वो जरूरत है।
आप और कहाँ कहाँ ग्रो कर सकते हो। क्या सिर्फ एक नेट एग्जाम ही इंपॉर्टेंट है क्या जेआरएफ लेना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? क्या आप तैयार हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए? क्या आप तैयार हो रिसर्च करने के लिए? तो आपकी क्या तैयारी बेहतर है? एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन उसके बाद की जो हसल होगी वो कैसे फेस कर पाओगे? उन सब चीजों के लिए आप तैयार हो? क्या आपके पास बैकअप है? क्या आप अच्छे टीचर हो? आप कहीं ना कहीं पढ़ा लो साथ। क्या एक एग्जाम को आप साथ साथ तैयार कर सकते हो? कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, इतना भी कुछ टफ नहीं है। लेकिन आप जो साथ में जॉब कर रहे हो वो आपकी फील्ड से रिलेटेड होनी चाहिए, तभी वो इंपॉर्टेंट है। अगर फील्ड से बिल्कुल हटके और आप 12 घंटे की जॉब करके आ रहे हो तो आप एग्जाम नहीं दे सकते। देखो सिंपल सी बात है, फील्ड से बिल्कुल हटके जॉब है। लेकिन आपकी इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड फील्ड है, आपको इकोनॉमिक्स के ही स्टूडेंट्स को पढ़ाने थे, तो बेटर है ना, बहुत अच्छी बात है कि आप जो है चीजों को और बेहतर समझोगे और आप दूसरों को पढ़ाने के लिए कुछ ज्यादा अच्छे से पढ़ते हो। ये चीज तो आप मानते होंगे ना, तो आप पहले से खुद से इतना अच्छा पढ़ रहे हो। आप एक काम कर सकते हो कि अपने आसपास ट्यूशन के बच्चे ले सकते हो, 11th 12th के ले लो, नॉर्मल उन्हें ट्यूशन पढ़ाओ, अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो। केन्स की उनकी थ्योरी आती है तो आप उसे अच्छे से समझाओ कि केन्स से पहले क्लासिकल्स आए थे, क्लासिकल्स ने ये कहा। एक तो उन्हें समझाओगे तो उनको भी इंटरेस्ट आएगा सब्जेक्ट में, आप पढ़ोगे तो आपके लिए तो है ही बेस्ट ऑप्शन कि आप तो अच्छे से पढ़ पाओगे। तो चीजें आपके पास बैकअप क्या है, आप क्या करना चाहते हो, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, एक मैसेज है फ्रॉम हर्ट कि अगर आप क्वालिफाई नहीं करे इट डजंट मीन यू फेल। क्या फेल हो गए? इट मीन्स आपको लाइफ ने एक और चांस दिया है कुछ और करने का, कुछ बेहतर करने का। अपनी एनर्जी को लूज मत करो। आप ट्राई करो कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप अपनी और विजडम के साथ और करेज के साथ एग्जाम क्वालिफाई करोगे। आप पीछे नहीं हो किसी से भी, आप और स्ट्रॉन्गर वे से कम बैक करोगे। नेक्स्ट टाइम आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे, आपकी प्राउडेस्ट विक्ट्री होगी, बिकॉज वो आप अर्न करते हो, वो आपने अर्न की है अपने पेशेंस के साथ, पेन के साथ, परसिस्टेंस के साथ, सेक्रीफाइसेस के साथ। तो ये चीज जो है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिफाई नहीं हुआ, एटलीस्ट आप उन लोगों से तो अभी भी भीड़ में आ गए हो ना जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया, जो अपीयर ही नहीं हुए। तो कम से कम आपने एग्जाम दिया, आप अपीयर हुए, आपने नहीं हुआ क्वालिफाई, कोई बात नहीं, क्वालिफाई नहीं हुआ। देखो जिसने क्वालिफाई कर लिया बहुत अच्छी बात है, उसके लिए तो सब लोग ही हैं, सब लोग प्रेज करने के लिए हैं। लेकिन जिसने नहीं किया, अब प्रॉब्लम तो वहां आती है ना, जिसने क्वालिफाई कर लिया वो तो आगे के बारे में सोचेगा, लेकिन जिसने नहीं किया उसके लिए प्रॉब्लम है ना मेन तो, कि अब उसे आगे अपनी तैयारी को कैसे बेहतर करना है, क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजीज चूज करनी है, क्या रिसोर्सेज चूज करने हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। तो देखो हर चीज जो है इंसान को खुद करनी पड़ती है, कोई किसी की जगह कुछ नहीं कर सकता। मैंने सबको बराबर ही पढ़ाया था, सबके लिए सेम ही चीज थी, मैराथन से सबके लिए थी, किसी ने देखी, किसी ने नहीं देखी, किसी ने आधी अधूरी देखी। उसके बाद अगर एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा तो किसकी गलती है? सबके पास सेम रिसोर्सेज है, सबके पास सेम बुक है। पढ़ने का आपका तरीका क्या है, आप कहाँ गलती कर रहे हो, उस चीज को एनालाइज करो। तो चीजें जो है वो आप ही बेहतर कर सकते हो, आपकी जगह कोई भी उस चीज को बेस्ट नहीं कर सकता। जहां तक रिसोर्सेज की बात है, मैं आपको बेस्ट रिसोर्सेज जो है वो बताऊंगी कि आप यहाँ से जो है वो पढ़ सकते हो। लेकिन खुद से पढ़ना मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट होता है। सेल्फ स्टडी ही आपको जो है ग्रोथ तक, आपके पाथ तक जो है वो लेके जा सकती है। और अभी टॉपर्स की मैं वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी, रिकॉर्ड करके उनके साथ पूरी बातचीत करूंगी कि कैसे उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, कैसे एग्जाम क्वालिफाई किया, क्या क्या रिसोर्सेज का यूज किया, ताकि वो उन स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल रहे जिनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, एंड आई होप कि आप नेक्स्ट टाइम जो है वो एग्जाम क्वालिफाई करो। 100% जो है आप अपनी पूरी मेहनत लगाओ, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका एग्जाम क्वालिफाई ना हो। बट जरूरत किस चीज की है? मेहनत करने की जरूरत है, और मेहनत आप लोगों को करनी है, लास्ट तक मेहनत करनी है, आखिरी दिन तक, जिस दिन आप एग्जाम देने जाते हो उसके उस दिन तक जो है वो मेहनत आपकी होनी चाहिए। तो आज से ही आप शुरू करेंगे, एक एक चीज को कवर करेंगे। अगर आपको लगता है पब्लिक इकोनॉमिक्स की मैराथन है, कंप्लीट कर लो ना उसे, उसके साथ उसके पीवाईक्यूज कर लो, मैराथन से कंप्लीट कर लो, पीवाईक्यूज कर लो उसके साथ, और हर यूनिट जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ उसको साथ साथ कंप्लीट करते जाओ। कितनी देर लगती है? मेरे हिसाब से अगर आप उसको 1.5x की स्पीड में सुन लोगे, सिर्फ सुन लोगे, तो भी बहुत कुछ आप जो है वो समझ पाओगे। बट मैं सुनने को ऐसे रिकमेंड करती नहीं। जो देखो खुद से पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, थ्योरी आपने पूरी पढ़ ली और आप फिर सुन रहे हो, बेस्ट है। लेकिन जो खुद से नहीं कर रहे हैं वो प्रॉपर नोट्स जो है वो प्रिपेयर करें, और फिर उसके पीवाईक्यूज करें, और फिर देखें कि हमें आगे क्या करना है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट।